हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज हम ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 फॉर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम CTS ट्रेड नेम फिटर के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे जो कि भारत स्किल्स की वेबसाइट पर अपलोडेड है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच क्लास ऑफ फायर इज़ कास्ड बाय फायरवुड, पेपर और क्लॉथ? किस क्लास की आग लकड़ी, कागज़ या कपड़े से लगती है? तो इसको हम सिंपली याद रख सकते हैं, जैसे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। तो इनमें अपने को सिंपली याद रख लेना है, जब ठोस पदार्थों से आग लगेगी उसको बोलेंगे क्लास ए, लिक्विड पदार्थ यानी कि द्रव से लगने वाली आग को बोलेंगे क्लास बी, और जो गैसियस मटेरियल है उनसे लगने वाली आग को बोलेंगे हम क्लास सी। तो सिंपली आग के कितने टाइप्स हो गए? 3 टाइप्स हो गए, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। और एक स्पेशल होती है जो, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिकल फायर हुआ या किसी मेटल से लगने वाली आग, ये आती है क्लास डी में, ठीक है ना, इसको बोलेंगे क्लास डी। तो ये क्लास डी फायर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, लकड़ी, कागज़ और कपड़ों से लगने वाली, यानी कि ये क्या है, सॉलिड क्लास, यानी कि क्या हो जाएगा, क्लास ए टाइप्स की फायर हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लास ए, ठीक है ना। तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बीन कलर कोड फॉर वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन? अपशिष्ट कागज़ पृथक्करण के लिए बीन के डिब्बे का रंग कोड क्या है? तो देखो, बीन कलर क्या होते हैं, जैसे अपन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इसको पढ़ते हैं, तो जो भी कचरा हमारे घर का होता है उसको डालने के लिए जो डब्बे यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं बीन, और उनका एक स्पेशल कलर कोड होता है। जैसे कि हमें अभी स्वच्छ भारत मिशन में बताया गया होगा कि गीले जो कचरा है, गीले कचरे को ग्रीन बॉक्स में डालना है, हरे रंग के बीन में डालना है, और जो सूखा कचरा है उसको हम ब्लू बॉक्स में डालेंगे। तो ये जो अपशिष्ट कागज़, ये क्या है, ड्राई है। कौन सा है? ड्राई, यानी कि सूखा वेस्ट। तो सूखे वेस्ट को हम डालेंगे काई में डालेंगे? ब्लू कलर के में डालेंगे। तो जो वेट वाला होगा, यानी कि गीला कचरा होगा, उसका कलर क्या होगा? उसका कलर होगा ग्रीन, है ना। और जो ड्राई होगा, सूखा अपशिष्ट, उसको हम डालेंगे ब्लू कलर के, है ना, ब्लू कलर के बीन के अंदर। तो उसका रंग कोड क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस विल बी द आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए डिनोट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा में ABC में ए क्या दर्शाता है? तो ABC का मतलब क्या होता है? देखो, एयर, ब्रीथ और सर्कुलेशन, ये हम पहले चेक करते हैं। तो ABC ऑफ लाइफ सेविंग फर्स्ट एड में हम ए का मतलब होता है एयरवेज, है ना, हवा उसको पर्याप्त मिलनी चाहिए, जो भी विक्टिम है, जिसको चोट लग गई हो, है ना। तो ये प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड में, जैसे व्यक्ति कोई घायल हो जाता है तो घायल व्यक्ति को सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? हवा की जरूरत होती है। तो सबसे पहले एयरवे चेक करते हैं, फिर ब्रीथिंग, है ना, सांस लेने में उसको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फिर चेक करते हैं हम सर्कुलेशन, यानी कि उसका ब्लड सर्कुलेशन वगैरह प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना, CPR देना है कि नहीं देना है, तो इत्यादि हम चेक करते हैं। तो इसमें ए का मतलब क्या हो गया? एयरवे हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी जो आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति है, जो मॉडर्न टेक्निक है, उसमें सी को पहले प्रीफर करते हैं, C, A और B, क्योंकि सबसे पहले उसको CPR दिया जाता है, क्योंकि अभी हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और हार्ट अटैक का इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या है? CPR देना। तो सबसे पहले सर्कुलेशन चेक करते हैं, फिर एयरवे और फिर ब्रीदिंग। तो ये पहले नंबर पर हो गया, ये दूसरे नंबर पर और ये तीसरे नंबर पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक चिकित्सा में ABC में ए का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ए क्या दर्शाता है? ए दर्शाता है एयरवेज को, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स एज शोन इन फिगर? चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? अब देखो, ये क्या है? ये फाइल है ना। अब फाइल के पार्ट्स के नाम में अगर जाएंगे तो ये तो हो गया हैंडल, है ना, ये हैंडल हो गया। फिर ये इसको वाला को बोलते हैं हील वो वाला हिस्सा होता है जहाँ पे टिथ नहीं होते, है ना, विदाउट टिथ, उसको बोलते हैं हील। और यहाँ से ये इसको बोलते हैं टिप, ठीक है ना, पॉइंट या टिप, ठीक है ना, टिप या
पॉइंट। और इसमें ये जो यहाँ से टिप से लेकर के ये हील तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फाइल लेंथ, कि कितने mm की फाइल है, ठीक है ना, ये यहाँ तक का हिस्सा। और ये जो रिंग है इसको बोलते हैं फेरुल। और ये वाला जो हिस्सा है जो चित्र में दिखाया गया है ये है टैंग, ठीक है ना, इसको बोलते हैं टैंग। तो आंसर देखते हैं ऑप्शन में क्या है, तो ये दिया ही है इसने टैंग, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये फाइल के पार्ट्स के नाम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स एंड जॉइंट्स। ठीक है ना, कॉर्नर और जॉइंट्स से मटेरियल रिमूव करने के लिए कौन से चीजल का उपयोग किया जाता है। तो देखो इसका आंसर होगा ये होगा डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक है ना, डायमंड पॉइंट चीजल, जिसके आगे का हिस्सा डायमंड शेप में कटा होता है ताकि वो जो नुकीले कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स और ग्रूव्स, वहाँ पर अच्छे से मटेरियल रिमूव कर सके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट ऑफ अ हैमर मार्क्ड एक्स एज शोन इन फिगर। एक्स के रूप में चिन्हित हैमर के भाग का नाम बताइए। अब हैमर के हिस्सों में तो ये तो आप जानते ही हैं, सिंपली इसको तो बोलते हैं हैंडल, ठीक है ना, ये हैं पिन, ये बाल पिन हैमर है, इसको बोलते हैं फेस, है ना, और ये क्या है, ये चिक, गाल, और ये जो है ये है आई होल, आई होल, ये हो गए हैमर के हिस्सों के नाम। तो ये जो एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या हो जाएगा, चिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा, ये A3 विल बी द आंसर, तो ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच फाइल हैज़ पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ। अब कौन सी फाइल में जो है पूरी लंबाई में समांतर किनारे होते हैं, मतलब फाइल, मतलब ये इस तरह की फाइल, और फिर यहाँ पे फेरुल लग के उसका हैंडल लगा होता है। तो ये जो किनारे किसी में टेपर होते हैं, किसी में फ्लैट पैरेलल होते हैं। तो ये बोल रहा है कि पैरेलल वाली जो फाइल होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी हैंड फाइल, बास्टर्ड फाइल, रेस्प कट फाइल या सिंगल कट फाइल। तो इसका आंसर होगा हैंड फाइल, ठीक है ना, वो सिंपल हैंड फाइल कहेंगे उसको। और जनरली जो हैंड फाइल होती है इसमें जनरली इसका जो एक हिस्सा है वो विदाउट टिथ रखा जाता है। एक वाला जो हिस्सा है वो एक तरफ, मतलब ये जो हिस्सा है यहाँ तक, यहाँ तो टिथ होंगे, लेकिन एक वाली जो एज है वो बिल्कुल विदाउट टिथ होगी ना। ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, बोलने में आ नहीं रहा है, विदाउट टिथ। और जो बिना टिथ वाला हिस्सा होता है ना, बिना टिथ वाला, उसे बोलते हैं सेफ एज। और ये जो हम स्क्वायरिंग करते हैं उसमें बहुत काम आता है हिस्सा, यानी कि जो पैरेलल फाइल होती है उसको हम सेफ एज फाइल भी बोलते हैं। ये कौन सी होती है, हैंड फाइल होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैलिपर इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो देखो कौन सा ऐसा कैलिपर है जिसमें देखो इनसाइड कैलिपर से हम अंदर का व्यास नापते हैं, आउटसाइड कैलिपर से हम बाहर का व्यास नापते हैं, और फर्म जॉइंट कैलिपर ये ऐसा कोई टाइप होता नहीं है, मतलब होता तो है लेकिन इससे हम सेंटर ज्ञात करने में उपयोग नहीं करते इसका। तो इसमें क्या आ जाएगा, जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर मतलब एक टांग बड़ी और एक टांग छोटी, ये इस तरह का होता है। और यहाँ से इसकी टांग ये इस तरह से होता है, ये जेनी कैलिपर होता है, इसको बोलते हैं जेनी कैलिपर। मतलब ये मूव कर सकता है, ये वाला हिस्सा ये दोनों तरफ मूव कर सकता है, या कुछ इस तरह का भी होता है, ये अलग अलग आकार में हो सकता है। ये इस तरह का भी हो सकता है, ये इस तरह का भी हो सकता है, जिससे ये क्या है, ये मूव कर सके इधर से उधर, ताकि ये जो है जिसका सेंटर ज्ञात करना हो वहाँ पर ये वाली लेग को रखते हैं और इसको घुमाते हैं, फिर ये अपने आप को एडजस्ट करते करते हम सेंटर ढूंढ लेते हैं, या ये वाला हिस्सा इसमें, ठीक है ना। तो इसका नाम है जेनी कैलिपर। तो आंसर क्या हो जाएगा, जेनी कैलिपर। इसके कई और भी नाम है, इसको जेनी कैलिपर भी बोलते हैं, जेनी कैलिपर भी बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट, है ना,
हर्मेफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं, ओड लेग कैलिपर भी बोलते हैं। ओड लेग मतलब एक टांग छोटी एक बड़ी, ओड लेग कैलिपर भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी बोलते हैं, लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, जेनी कैलिपर तो दिया ही है, तो जेनी कैलिपर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शोन इन फिगर, चित्र में दिखाए गए कोणीय मापक यंत्र का नाम क्या है। तो देखो ये क्या दिख रहा है आपको, एक कोण नापने का यंत्र दिख रहा है। कोण नापने के यंत्र में क्या क्या आता है, बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, है ना, यूनिवर्सल बेवल गेज, ये सारे जो हैं ये एंगुलर मेजरिंग डिवाइसेस हैं, ये सब एंगुलर मेजरिंग डिवाइसेस। लेकिन ये जो चित्र में दिखाया गया है इसका नाम क्या है, ये हैं यूनिवर्सल बेवल गेज। क्या है, यूनिवर्सल बेवल गेज, ये इस तरह का, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल बेवल गेज, यूनिवर्सल बेवल गेज। क्योंकि साइन बार से भी एंगल नापते हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ से ये क्या सब तरफ से एडजस्टेबल होता है, यहाँ से इसको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये ब्लेड मूवेबल होती है, ये ब्लेड मूवेबल होती है, यानी कि किसी भी प्रकार की सरफेस पे हम एंगल मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है यूनिवर्सल बेवल गेज। क्वेश्चन दिया है, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रूव्स, ऑयल ग्रूव्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, फ्लैट छेनी, वेब छेनी, हाफ राउंड छेनी, हाफ राउंड नोज छेनी या डायमंड पॉइंट छेनी। तो ऑयल ग्रूव्स मतलब जो इस तरह के स्लॉट्स होते हैं ना, ये इस तरह के ग्रूव्स, ये ग्रूव्स, इनको साफ करने के लिए कौन सी छेनी का यूज़ करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इसका होगा हाफ राउंड नोज चीजल, है ना, हाफ राउंड नोज चीजल, क्योंकि वो थोड़ी सी अर्धगोलाकार होती है, इसलिए इसका उपयोग ऑयल ग्रूव्स को काटने या साफ़ करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वाइस शोन इन फिगर, चित्र में दिखाई गई वाइस का नाम क्या है। तो देखो ये बहुत छोटी सी वाइस होती है, इस वाइस को क्या बोलते हैं, पिन वाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिन वाइस, यहाँ से पिन लगा के इस पिन को होल्ड करने के काम आती है, तो इसका नाम है पिन वाइस, सिंपल आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता या एक्यूरेसी क्या है, 1 डिग्री। पहले तो ये कॉम्बिनेशन सेट क्या काम आता है, मतलब कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर वाला हिस्सा ये क्या काम आता है, एंगल मेजर करने के काम आता है, कोण नापते हैं इससे। तो इसकी परिशुद्धता मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है मिनिमम, है ना, मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी डन विथ एक्यूरेसी, है ना, उसको बोलते हैं परिशुद्धता। मतलब ये कम से कम कितना मेजरमेंट जो है वो ले सकता है, उसको बोलते हैं अल्पतमांक या परिशुद्धता, ठीक है ना। तो ये होगा, तो इसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा, इसका अल्पतमांक होगा 1 डिग्री, ठीक है ना। प्रोटेक्टर मतलब सिंपल चांदी की बात कर रहा है, तो प्रोटेक्टर ही होगा, भले वो कॉम्बिनेशन सेट में लगा हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पंच इज़ यूज्ड फॉर विटनेस मार्क, विटनेस मार्क मतलब निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग करते हैं। तो पंच उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे मान लो कहीं ड्रिल करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, पंच से निशान कर लेते हैं, फिर वहाँ पर ड्रिल करते हैं, मतलब पहले एक निशान बनाते हैं, मार्क बनाते हैं, तो उस मार्क को क्या बोलते हैं, विटनेस मार्क, है ना, विटनेस मार्क बोलते हैं। तो विटनेस मार्क के लिए कौन से पंच का उपयोग किया जाता है, डॉट पंच, पिन पंच, बाल पंच या सेंटर पंच। देखो सेंटर पंच तो होगा नहीं, क्योंकि सेंटर पंच का जो कटिंग एंगल है वो 90 डिग्री होता है। और प्रिक पंच जो है, प्रिक पंच भी फिर 2 टाइप के होते हैं, एक 30 डिग्री में आता है, एक 60 डिग्री में आता है। तो जनरली 60 डिग्री वाला प्रेफर करते हैं, और 60 डिग्री वाले को बोलते हैं अपन डॉट पंच, है ना, डॉट पंच भी बोलते हैं इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A1, ये हो जाएगा डॉट पंच, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो चित्र में दिख रहा है इसमें जो एक्स मार्क है इसका नाम बताना, ये वाला पार्ट्स कौन सा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्स एक्स शोन इन फिगर। सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये जो है ना, ये है सरफेस गेज। ये सरफेस गेज क्या काम आता है, ये लेथ मशीन में सेंटरिंग के काम आता है ना, यूजफुल इन सेंटरिंग इन लेथ मशीन, है ना, लेथ मशीन में काम आता है, ये का काम आता है, सेंटरिंग करने के काम आता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सरफेस गेज। क्या नाम है इसका, सरफेस गेज। तो सरफेस गेज में इसमें देखो 2-3-4 चीज़ें होती है। एक तो ये होता है, इसको बोलते हैं स्क्राइबर, है ना, स्क्राइबर। ये मार्किंग, ये शाफ्ट को टच करके चलता है, हम शाफ्ट को मार्किंग कर देते हैं, उसमें टच करके इसको लगा रख देते हैं पास में लेथ की बेड के ऊपर। वहाँ पे ये फिर शाफ्ट को घुमा के देखते हैं कि ये कहाँ पे टच कर रहा है, कहाँ पे नहीं टच कर रहा है, फिर उसके हिसाब से शाफ्ट को एडजस्ट करते हैं लेथ के चक्के और डेड सेंटर के बीच में, ठीक है ना। और ये तो हो गया स्क्राइबर। फिर ये इसको बोलते हैं स्पिंडल, है ना, स्पिंडल। ये हो जाता है बेस, और इसको बोलते हैं स्नग,
स्नग, क्या बोलते हैं इसको? स्नग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्नग। तो ये आंसर दिया है इसमें, सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैंड टूल इज यूज टू फिनिश द रीशार्पन डिवाइडर पॉइंट? किस हाथ के औजार का उपयोग पुनः तीक्ष्ण गए डिवाइडर के पॉइंट को समाप्त करने के लिए किया जाता है? हिंदी में तो थोड़ा उलझ जाओगे, अपन इंग्लिश में भी देख सकते हो, है ना। तो भाई डिवाइडर का जो पॉइंट है उसको रीशार्पन करना, मतलब जैसे मान लो ब्लंट हो गया, घिस गया डिवाइडर का पॉइंट, तो उसको वापस नुकीला करने के लिए कौन से टूल का उपयोग करेंगे? फाइल, ग्राइंडर, स्क्रैपर या ऑयल स्टोन? तो इसमें ऑयल स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। ऑयल स्टोन कुछ नहीं, एक पत्थर टाइप का होता है इस तरह का, है ना, क्यूबिक टाइप में इस तरह का एक पत्थर होता है सिंपली, है ना। इसको इस तरह से बना सकते हैं आप, ये इस तरह का पत्थर होता है, इसको बोलते हैं ऑयल स्टोन। ये काम में आता है, काय के लिए काम आता है? रीशार्पन द डिवाइडर पॉइंट। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑयल स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइस इज यूज टू होल्ड द होलो सिलिंड्रिकल जॉब्स? खोखले बेलनाकार जाप को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? पिन वाइस तो मैंने बोला पिन को पकड़ने के लिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है ना, पाइप वाइस होगा। अब हैंड वाइस नहीं होगा, बेंच वाइस नहीं होगा, क्योंकि बेंच वाइस तो सॉलिड को पकड़ने के लिए उपयोग होता है ना, सॉलिड में इसका उपयोग होता है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाइप वाइस। पाइप वाइस मतलब जैसे पाइप को पकड़ने, पाइप क्या होता है? खोखला होता है, तो होलो सिलिंड्रिकल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पाइप वाइस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल एंड जॉब सरफेस वाइल चिपिंग? चिपिंग करते समय चीजल की एक्सिस और जॉब की सतह के बीच के एंगल का नाम क्या है? चीजल की एक्सिस और जॉब की सतह के बीच का एंगल पूछ रहा है। मतलब जैसे मान लो ये चीजल है, ये चीजल है, और ये मान लो कोई जॉब है जिस पर कटिंग की जा रही है, मान लो यहाँ से चिप निकल रही है ना, और ये इसके मूवमेंट की डायरेक्शन है। तो ये क्या पूछ रहा है? एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द चीजल, ये एक्सिस ऑफ द चीजल एंड द जॉब सरफेस, ये वाले एंगल की बात कर रहे थे। ये वाले एंगल को क्या बोलते हैं अपन? ये वाले एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा? ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है ना। और ये इसको बोलते हैं रेक एंगल, इधर का जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं रेक एंगल, रेक एंगल। और ये इसके बीच का जो होता है इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल, ये होता है पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कम इन कॉन्टैक्ट विथ इंक्लाइन सरफेस वाइल मेजरिंग? मापते समय बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर क्या करता है? बेवल प्रोटेक्टर क्या नापता है? एंगल नापता है ना, एंगल नापता है, कोण नापता है। हिंदी में बात करें तो कोण नापता है। कौन सा भाग झुकी हुई सतह के संपर्क में आता है? तो कौन सा आएगा? डायल नहीं आएगा, डिस्क नहीं आएगा, ये तो होता ही नहीं है। डायल डिस्क तो होता तो है, लेकिन बहुत स्पेशल टाइप के उसमें होता है, तो ये नहीं है, ये नहीं है। क्या आएगा? ब्लेड। स्टॉक तो बिल्कुल सीधा ज़मीन पर आधार की तरह काम करता है, तो वो स्टॉक नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ब्लेड। ठीक, ये ब्लेड। विच इज़ एन इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर? मतलब तत्काल जीवन रक्षक, किसी को अगर चोट लग गई या कोई घायल हो गया तो सबसे पहले तो क्या देंगे उसको? फर्स्ट एड ही देंगे, जो उसकी जीवन को बचाएगा। तो क्या हो जाएगा? इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट एड। और सबके घरों में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अवॉइड एक्सीडेंट एट वर्क? कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होगा? ये तो जनरल आंसर दिए जा सकते हैं इनके। सुरक्षा उपकरण पहनना, चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, अत्यधिक कुशल। तो पहला कदम क्या होगा? पहला कदम होगा सबसे पहले तो हम सुरक्षा सावधानियों का पालन करेंगे तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं ना। ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, या सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस breaks down the material into organic compounds that are used as manure? कौन सी प्रक्रिया सामग्री को कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देती हैं जिनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है? अब देखो, कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो फैक्ट्रियों से निकला हुआ वेस्ट या खेतों किसानी से निकला हुआ वेस्ट, जिसको हम बायोडिग्रेड करते हैं, मतलब डिकम्पोस्ट करते हैं, मतलब कि वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो खाद बनाने के लिए क्या करता है? डिकम्पोस्ट होगा, है ना, कंपोस्टिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? कंपोस्टिंग। ये कंपोस्टिंग।
तो क्योंकि टूट कर बिल्कुल खाद के रूप में बनाना, वो होगा कंपोस्टिंग। ये नहीं होगा। रिसाइकलिंग का मतलब होता है उसको वापस यूज़ करना, जैसे प्लास्टिक का रिसाइकल होता है, तो ये नहीं होगा, है ना। बर्निंग एंड ये तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, जला ही देंगे तो फिर खाद थोड़ी बनेगा उसका, ठीक, राख बनेगी फिर। विच मार्किंग मीडिया इज़ पॉइजनस, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, तो जहरीला कौन सा होता है, तो वाइट वाश तो होता नहीं है, पर्शियन ब्लू भी जहरीला नहीं होगा, पर इसमें होगा कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक घोल बनता है चूने का, ठीक है ना, कॉपर और एसिड का घोल बनता है, तो वो पॉइजनस होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, तो दिस विल बी द आंसर, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्र में दिखाए गए वाइस का क्या नाम है, तो ये देखो कौन सी है, वाइस तो दिख रही है, ये इसको घुमाते हैं और ये जाज दोनों बंद होते हैं ना, ये दोनों जाज, इसको जैसे ही घुमाते हैं तो ये दोनों जा बंद होते हैं। इसमें हम किसी भी वस्तु को होल्ड कर लेते हैं और ये इतनी छोटी होती है कि इसको हाथ से भी होल्ड किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा ये हैंड वाइस। कौन सी चीज़ है ये, हैंड वाइस, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा हैंड वाइस, ये हैंड वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंगल रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल गामा ऑन द कटिंग चीजल शोन इन फिगर, चित्र में दिखाए गए कटिंग चीजल पर प्रतीक गामा द्वारा कौन सा कोण दर्शाया गया है, तो देखो इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं, ये है इंक्लिनेशन एंगल, है ना, इंक्लिनेशन एंगल। ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा, ये है पॉइंट एंगल, और ये है रेक एंगल। क्या है, रेक एंगल। तो ये क्या पूछ रहा है, रेक एंगल के बारे में पूछ रहा है, गामा वाले के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रेक एंगल। इसको क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं, जो इंक्लिनेशन एंगल है इसी का दूसरा नाम है क्लियरेंस एंगल, है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फाइल यूज टू मेक द जॉब क्लोजर टू द फिनिशिंग साइज, जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है, तो सिंगल कट, डबल कट, सेकंड कट। तो इसका नाम सिंपल है, सेकंड कट फाइल को हम फिनिशिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, सेकंड कट फाइल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल शोन इन फिगर, चित्र में दिखाई गई फाइल का क्या, अब देखो ये स्पेशल टाइप की फाइल है, ये इस तरह से, ये तीनों ऐसे कर्व्ड है, लेकिन इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो अलग है, ये स्क्वायर मतलब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में है, ये हाफ राउंड में है, और ये ट्रायंगुलर में है। तो इन फाइलों को बोलते हैं रिफलर फाइल। क्या बोलते हैं, रिफलर फाइल। इस प्रकार की फाइलें जो फाउंड्री में यूज़ होती हैं, मोल्डिंग बनाने वाले या पैटर्न बनाने वाले इनको फाइल्स को यूज़ करते हैं, जहाँ पे इंट्रिकेट शेप यानी कि जो कठिन आकृतियाँ हैं उनकी जब फाइलिंग करनी होती है, फिनिशिंग करनी होती है, तब इस तरह की फाइलों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर बी स्टैम्प्ड, हैमर का वजन कहाँ अंकित किया जाता है, मान लो कोई हथौड़ा है, जैसे मान लो ये मान लो कोई हथौड़ा है ना, हैमर, तो इसमें वजन कहाँ पे अंकित करेंगे, ये जो वेट कहाँ लिखा रहेगा, था ये जो साइड है ना यहाँ पे, जिसको बोलते हैं चिक, यहाँ पे इसका वेट लिखा रहता है, ठीक है ना। तो वेट अंकित करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, चिक यूज़ करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा चिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीजल शोन इन फिगर, चित्र में दिखाए गए छेनी का नाम क्या है, तो देखो ये कौन सा चीजल है, ये है फ्लैट चीजल तो नहीं है, वेब चीजल, इसका नाम क्या है, वेब चीजल, क्रॉस कट और डायमंड चीजल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा ये, वेब चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है, सटीकता या एक्यूरेसी या अल्पतमांक या लिस्ट काउंट, ये सब एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। तो कितनी एक्यूरेसी के साथ बेवल प्रोटेक्टर नाप सकता है, इसका आंसर होगा 5 मिनट, ठीक है ना, 5 मिनट तक के मिनिमम एंगल को ये मेज़र कर सकता है, कौन, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल शोन इन फिगर, चित्र में दिखाई गई फाइल का नाम क्या, अब देखो ये एक शंकुआकार टाइप की फाइल दिख रही है, पेड़ जैसी, ठीक है ना, ट्री मतलब कोनिकल टाइप में, तो ये जो फाइल है ना ये रोटेट करती है, किसी हाई स्पीड स्पिंडल पे इसको लगा दिया जाता है और फिर किसी
जो भी जॉब वगैरह फाइलिंग करना होता है वो इससे फाइलिंग होती है। तो ये क्या है, ये कौन सी फाइल है, रोटरी फाइल, क्योंकि ये मैंने अभी भी कहा कि ये हाई स्पीड स्पिंडल के ऊपर इसको लगा दिया जाता है फिर ये रोटेट करती है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रोटरी फाइल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अब अपशिष्ट के निपटान का लाभ क्या है, ये आंसर तो आप ऐसे ही दे सकते हो, यूजेस लॉट ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेस, बहुत अधिक ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग करता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इससे उल्टा नुकसान हो, भाई वेस्ट डिस्पोजल के हमेशा फ़ायदे ही होते हैं। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ाता है, ये भी नहीं होगा। इंश्योर्स वर्कशॉप इज़ नीट एंड टीडी, यह सुनिश्चित करता है कि कार्यशाला साफ सुथरी हो। ठीक है ना, आर्थिक दक्षता कम होना ये तो कहीं से कहीं तक होगा नहीं, तो सिंपल सी बात है कि इससे क्या होता है, कार्यशाला साफ सुथरी होती है। नेक्स्ट, विच इंश्योर्स द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित कौन सा करता है, मशीन को साफ रखना, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना, गेंगवे और फर्श को साफ करना, या टूल्स को अपने उचित स्थान पर रखना। इसका आंसर होगा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना। जब हमारे काम पर हम फोकस्ड होंगे तो कार्य सेफ्टी से किया जा सकेगा। ठीक है ना, ये पर्सनल सेफ्टी का सबसे मेन क्या बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट है कि हम हमारे काम पर ध्यान केंद्रित कर दें, क्योंकि कई बार लोग ध्यान काम पर नहीं रखते हैं और कुछ दूसरे काम करते हैं जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हाउ डू यू स्टॉप ब्लीडिंग इन एन इंजर्ड पर्सन, आप घायल व्यक्ति में रक्तस्राव कैसे रोकते हैं। टाई बैंडेज ओवर वाउंड, घाव पर पट्टी बांधकर, मान लो पट्टी है नहीं और इमीडिएटली अगर आपको रक्तस्राव रोकना है तो क्या करेंगे, घाव पर मलहम लगाकर या टिंचर आयोडीन लगाकर या दबाव डालकर। सबसे पहले हम उस जगह को दबा के रखेंगे ताकि रक्तस्राव न हो, तब तक वो टाइम हम स्पेंड करेंगे दबाकर जब तक कि ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए, मतलब रक्त का थक्का न बन जाए। तो आंसर होगा अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, घाव पर दबाव डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड रिफर्स एज द गोल्डन आवर्स फॉर एन इंजर्ड पर्सन, किस अवधि को घायल व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर कहा जाता है। गोल्डन आवर वो टाइम होता है जब जिस अवधि के दौरान मरीज को प्राथमिक चिकित्सा दी जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, उसको बोलते हैं गोल्डन आवर। घायल होने के बाद का जो घंटा होता है उसको बोलते हैं हम गोल्डन आवर। उसको बोलेंगे ये घटना के बाद के पहले 30 मिनट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लो घटना के पहले के 30 मिनट में अगर उसे सही चिकित्सा मिल गई तो किसी की भी जान इजीली बचाई जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज़ यूज्ड टू मेक बेंच वाइज, बेंच वाइज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील या कास्ट आयरन। इसका आंसर होगा कास्ट आयरन। ठीक है ना, बेंच वाइज बनाने के लिए कास्ट आयरन यूज़ करेंगे क्योंकि ये हार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखो ये क्या चीज़ दिख रही है आपको, ये है कंपास। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है देखो इसको, तो ये इसका सिंपल सा ही नाम है, इसको फलक्रम ही बोलेंगे ना, फलक्रम बोलेंगे इसको, फलक्रम। ये हो जाएगा थंब नट या विंग नट बोल दें, थंब नट या विंग नट। ठीक है, और बाकी तो ये लेग्स हैं, है ना, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो इसका नाम क्या है, फलक्रम हो जाएगा ये इसका आंसर, ये फलक्रम। ठीक, फलक्रम। विच कैलिपर हैज़ वन लेग विथ एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग बेंट, किस कैलिपर में एक लेग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और दूसरा लेग मुड़ा हुआ होता है। तो मैंने बोला था ना आपको कि इस तरह का अगर मान लो हुआ और ये एक मुड़ा हुआ ये लेग होगा तो इसको बोलते हैं जेनी कैलिपर या ओड लेग कैलिपर। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेनी कैलिपर। हर्मेफ्रोडाइट कैलिपर, ओड लेग कैलिपर, ये सब इसके नाम है। विच इज़ सॉफ्ट स्किल, अब ये एम्प्लॉयबिलिटी से क्वेश्चन हैं। सॉफ्ट स्किल किसको बोलेंगे, सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है कॉपीराइटिंग, मार्केटिंग, टीम वर्क या प्लानिंग। तो सॉफ्ट स्किल मतलब वो चीज़ें होती है जो मतलब टेक्निकल ट्रेड के अलावा जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, गुणवत्ता पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल में हमें जैसे हमारे जो टेक्निकल जो काम है उसमें हमारे काम की जो सॉफ्ट स्किल है वो क्या है, टीम वर्क। क्योंकि टीम वर्क में काम अगर करना नहीं आया तो फिर हम किसी कंपनी में जॉब कैसे करेंगे, क्योंकि वहाँ अगर कोई काम होता है तो वो पूरी टीम के द्वारा किया जाता है, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा। तो सॉफ्ट स्किल कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टीम वर्क, है ना। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की दो इकाइयाँ कौन सी है।
तो ब्रिटिश एंड मेट्रिक, ग्रेविटेशनल, नॉन ग्रेविटेशनल, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, मेट्रिक एंड इंटरनेशनल। देखो अब इसमें क्या है, इसमें देखो ये तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये तो हो नहीं सकता, और ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, ब्रिटिश, मैट्रिक और इंटरनेशनल, ये तीनों ही होते हैं। तो ये तीनों ही एक सब कैटेगरी है किसकी, फंडामेंटल और डिराइव्ड की। तो आंसर क्या हो जाएगा, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। क्योंकि फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जो कोर यूनिट्स होती हैं, जो जिसके द्वारा डिराइव्ड यूनिट अन्य यूनिट बनाई जाती है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स जैसे कि मान लो कि मास हो गया, है ना, टाइम हो गया, है ना, टाइम की यूनिट, मास की यूनिट हो गई केजी, इसकी यूनिट हो गई सेकेंड, ठीक है ना। और जैसे लेंथ की यूनिट क्या है, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर हो गई। तो ये जो है ये फंडामेंटल यूनिट्स है, क्योंकि मीटर से फिर हम अगर हमारे पास लेंथ की फंडामेंटल यूनिट है तो इसके द्वारा हम क्षेत्रफल की यूनिट निकाल सकते हैं, टाइम से हम स्पीड की यूनिट निकाल सकते हैं, मास से फोर्स निकाला जा सकता है। तो ये इन यूनिट्स से हम क्या करते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स को बना सकते हैं। तो इनको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, और इनके द्वारा जो यूनिट बनेगी उसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो यूनिट्स कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की हो गई, एक फंडामेंटल यूनिट्स, एक डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी। अभी मैंने कहा कि वे इकाइयाँ जिनके द्वारा अन्य इकाइयों को बनाया जा सकता है उनको बोलते हैं मूलभूत इकाइयाँ। तो मूलभूत इकाइयों में लेंथ, मास और वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं है क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाता है, मीटर क्यूब, तो क्यों मीटर क्यूब से बना है तो ये क्या हो जाएगा, डिराइव्ड यूनिट हो गया। फिर लेंथ है, मास है और टाइम है, जैसे मैंने अभी बोला था, लेंथ, मास और टाइम, ये तीन ऐसी यूनिट है जिनसे दूसरी यूनिट को डिराइव किया जाता है। तो लेंथ, मास एंड टाइम, जिसको हमने जिनको बोलते हैं ना डायमेंशनल फार्मूला, जो एम एल टी, जो एम एल और टी की घात के रूप में चलते हैं, इसलिए इसमें मास, लेंथ और टाइम हो जाता है। ठीक है ना, लेंथ, मास और टाइम। नेक्स्ट देखो, व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन एमकेएस यूनिट। एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। तो एम अक्षर क्या दर्शाएगा, एमकेएस यूनिट में एम दर्शाएगा मीटर को। ठीक है ना, तो ये आंसर इसका हो जाएगा मीटर। हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 25.4 mm, याद ही रखना है इसको सीधे, 25.4 mm। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 529। तो ये आप निकाल लेना, इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसका सीधे आंसर लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें 529 का स्क्वायर आप करके देखेंगे तो आएगा 23। ठीक है, नेक्स्ट, कन्वर्ट 0.546 इंटू परसेंटेज, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है ना, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, सीधे हमने को 100 से डिवाइड करना है इसको। तो करेंगे 0.456 बाय 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45.6% में कन्वर्ट हो जाएगा ये, सीधा सा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। तो पारंपरिक प्रतीक में ये क्या दिख रहा है आपको, जो डैश 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 और ये दिख रहे हैं, ये किस चीज़ का सिंबल दिख रहा है आपको, ये पानी जैसा दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक, नेक्स्ट, अब देखो ये किसके जैसा दिख रहा है आपको, ये इस तरह के कंटूर्स जो दिख रहे हैं इसमें, ये कंटूर्स किस में दिख रहे हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये लाइनें कहाँ दिखती है अपने को, लकड़ी के अंदर दिखती है। तो क्या हो जाएगा इसका प्रतीक चिन्ह, लकड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम की पहचान करें। तो ये क्या दिख रहा है अपने को, चांदा दिख रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये दिया ही है, प्रोटेक्टर मतलब कि चांदा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर दिख रहा है, कौन से वाला दिख रहा है, 45 डिग्री वाला दिख रहा है। तो 45 सेट स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 सेट स्क्वायर। कंपास का नाम बताएं। कंपास यूज्ड टू ड्रा फॉर। कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है, कंपास हम क्यों यूज़ करते हैं। सभी स्कूल के कंपास में जो कंपास आता है ना, उसको कंपास बोलते हैं, ये वाले को, जिससे अपन क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, वृत्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्ष ब्लॉक की स्थिति सही है। तो इसमें देखो, ये हमेशा टाइटल ब्लॉक में, ड्राइंग शीट में हमेशा टाइटल ब्लॉक यही होता है, तो ये करेक्ट पोजीशन होगी। ठीक है ना, तो ये आंसर होगा इसका A1।
नेक्स्ट, टू बी इन जॉब और वर्क इज़, अब ये एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ से। एम्प्लॉयबिलिटी में क्या है, टू बी इन जॉब और वर्क इज़, किसी काम में होना या काम, किसी के पास अगर काम होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, रोजगार ही बोलेंगे, ठीक है ना, रोजगार कहेंगे उसको, एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ वंस इन द रिज्यूम, जन्म तिथि, स्थायी पता, अच्छी जानकारियाँ रिज्यूमे में किसी का कौन सा हिस्सा होती है, करियर उद्देश्यों का, व्यक्तिगत विवरण का, अचीवमेंट्स का, सिंपल पर्सनल डिटेल होगी, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्सनल डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विथ ग्रो माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है आराम करने में, बढ़ो, बदलो और सीखो, चुप रहने में, अमीर बनने में, बढ़ो, बदलो और सीखो, यही चीज़ होती है एक सक्सेसफुल इंसान में, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, जॉब व्हाट हैव बिकम आउटडेटेड इन पास्ट 5 ईयर्स, कौन सी नौकरियां पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई, एसटीडी बूथ खत्म हो गए, ओला और उबर तो अभी चल रहे हैं, स्विगी भी अभी का है, तो ये तो अभी रिसेंट में चल रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में एसटीडी बूथ खत्म हो गए, तो आंसर हो जाएगा एसटीडी बूथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिकता का अर्थ क्या है, नैतिक होने का मतलब वो चीज़ें जो हमें किसी ने बताई नहीं है, जो कहीं लिखी नहीं है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी का ही क्राइटेरिया होता है कि हमें क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एथिक्स या नैतिकता। तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत, मैंने कहा ना कि व्हाट डूज एंड व्हाट डज नॉट डू, तो ये चीज़ें जो हम डिसाइड करते हैं किसके थ्रू करते हैं, हम एथिक्स के थ्रू करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर अ ह्यूमन कंडक्ट। नेक्स्ट, वैल्यूज़ आर, वैल्यूज़ किसको बोलते हैं, वैल्यू मतलब मान, क्या होता है, समयनिष्ठ नहीं है, नॉट पंक्चुअल, मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन, वेरी कॉस्टली, या ऑल हैव सेम वैल्यू। वैल्यू का मतलब वो चीज़ होती है कि किसी चीज़ के मायने कितने हैं, कोई चीज़ कितने मायने रखती है, तो अब ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सबके लिए वैल्यूज़ सेम है, किसी की वैल्यूज़ अलग हो सकती है, किसी की वैल्यूज़ अलग हो सकती है, मतलब हर व्यक्ति की वैल्यू समान हो ऐसा फिक्स नहीं है, मतलब मेरे लिए क्या मायने रखता है वो मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है, आपके लिए क्या मायने रखता है वो आपका व्यक्तिगत डिसीजन है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, मतलब हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, मतलब इससे हमारा जो है एटीट्यूड तय होता है, हमारा नज़रिया क्या है, तो मोटिवेट्स अवर एटीट्यूड एंड एक्शन, और उसी के अनुसार हम काम करते हैं, ठीक है। इस ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है, पाठ्यक्रम, मापांक, प्रस्तावना या इकाई, तो संविधान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसका प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना को ही संविधान की जान कहा गया है, ठीक है ना, तो ये है इसका आंसर, प्रीएम्बल या प्रस्तावना, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में ही भारत को डिफाइन किया गया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष होगा, समाजवादी होगा, संप्रभुत्व जो भी होगा, हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं, इस प्रकार की प्रीएम्बल है, इसको आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, अनुचित पद को पहचानिए, हरित प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये सब तो क्या है, पोल्यूशन के टाइप्स, लेकिन ग्रीन पोल्यूशन कुछ होता नहीं है, ग्रीन पोल्यूशन तो अभी तो हम ग्रीन इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये प्रदूषण का प्रकार नहीं है, तो ये ओड हो जाएगा, है ना, तो इसका आंसर होगा A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAPS स्टैंड्स फॉर, नेप्स का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अपॉइंटमेंट ये नहीं होगा, नेशनल नॉन अप्रेंटिसशिप नहीं होगा, नेशनल एडवर्टाइजिंग नहीं होगा, इसका आंसर होगा ये नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है नेप्स का। जब हम ITI करने के बाद नेप्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नेप्स पोर्टल पे, और फिर हम नौकरी के लिए अप्रेंटिसशिप करने के लिए चले जाते हैं, जिससे वहाँ से हमें फिर सर्टिफिकेट मिलता है और उससे हमें जॉब में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मेजर चेंजेस टेक्स प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, वाटर रिवॉल्यूशन या फूड रिवॉल्यूशन। देखो ये जितने भी है, खाद्य क्रांति, जल क्रांति, उद्योग क्रांति, हरित क्रांति, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का संबंध किससे है, उद्योगों में क्रांति, भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, निर्माण होगा, विनिर्माण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन, पहला औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में या 21वीं सदी में, तो इसका आंसर हो जाएगा 18वीं सदी में। 18th सेंचुरी में हमारे यहाँ क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी, यानी कि औद्योगिक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हार्ड स्किल क्या है? पहले सॉफ्ट स्किल के बारे में क्वेश्चन था, अब पूछा इसने हार्ड स्किल क्या है? क्विक लर्नर, टाइम मैनेजमेंट, 60 WPM स्पीड और स्पोकन इंग्लिश। देखो ये सब सॉफ्ट स्किल में आता है, क्योंकि ये मतलब ये साथ में होगा तो अच्छा लगेगा, पर नहीं होगा तो काम चल जाएगा। जैसे कि नमक होता है ना खाने में, नमक होगा तो खाना स्वादिष्ट होगा, नहीं भी होगा तो खाना ही पड़ेगा ना, भूख लगेगी तो फिर बिना नमक के ही खा लेंगे। तो ये जो है ना, ये नमक का काम करते हैं, तो ये हो जाती है जो नमक का काम करते हैं वो है सॉफ्ट स्किल, ठीक है ना। ये सब क्या है? सॉफ्ट स्किल। और जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा, जैसे मान लो किसी की स्पीड का ही काम है, टाइपिंग करने का काम है, अगर उसकी टाइपिंग स्पीड ठीक नहीं होगी तो उसकी नौकरी चली जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे इसेंशियल जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं हार्ड स्किल, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। तो ये 60 वर्ड पर मिनट इज द हार्ड स्किल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने कार्यालय को जाने, खुद को जाने, अपने संस्थान को जाने या देश को जाने? बाकी सब चीज़ें बाद में जानेंगे, पहले खुद को तो जानेंगे, जब तो बाकी की दुनियादारी को जानेंगे, ठीक है ना। तो खुद को जाने, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन क्या है? अपना कार्य समय पर पूरा करें, समय प्रबंधन, इसका तो क्वेश्चन ही है ना, तो ये तो होगा नहीं। टाइम मैनेजिंग टाइम मतलब प्रबंधन समय, क्या कुछ हो? कठिन कौशल, समस्याओं को सुलझाना, इसमें अपना काम टाइम पर पूरा करना ही तो टाइम मैनेजमेंट होगा। तो क्या होगा? कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम। और टाइम मैनेजमेंट का एक ही फंडा है, देयर शुड बी टाइम फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन इट्स टाइम। मतलब हर कार्य के लिए समय हो और हर कार्य अपने नियत समय पर हो। नेक्स्ट, रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम होना चाहिए छोटा और सटीक, फैंसी और रंगीन, लंबी और विस्तृत जानकारी होना, समरूप या संक्षिप्त नाम होना। इसका मतलब होता है छोटा और सटीक। रिज्यूम की पहली प्रॉपर्टी होती है शॉर्ट एंड प्रिसाइज, की जो चीज़ें हैं वो टू द पॉइंट स्पेसिफिक मैनर में क्लियरली लिखी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य के किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिखित विवरण, द रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड CV, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिज्यूम या एप्लीकेशन। उसका मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, कि भाई हम जो भी नौकरी है इसमें क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। ये नियोक्ता की तरफ से लिखा जाता है, तो इसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? सेंड एप्लीकेशन लेटर, प्रिपेयर द रिज्यूम, आवेदन पत्र भेजें, रिज्यूम तैयार करें, साक्षात्कार में जाएं या रिज्यूम भेजें। अब रिज्यूम भेजा तो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए, तो ये तो होगा नहीं। फिर अपीयर इन इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाएं, क्योंकि रिज्यूम तैयार कर लिया और भेज दिया तब तो इंटरव्यू आया, ये होगा नहीं। और आवेदन भी भेज चुके हैं हम पहले, क्योंकि इंटरव्यू कॉल आया सीधे, तो हमें क्या होगा? साक्षात्कार में जाएं, अपीयर इन इंटरव्यू। नेक्स्ट, चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर गिवन सेंटेंस, एनिमल व्हाट यू लाइक। WH वर्ड वो होते हैं जो प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ते हैं, तो अब एनिमल के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा? एनिमल डू यू लाइक, आप कौन से जानवर को पसंद करते हैं? तो कौन सा मतलब कौन से के लिए क्या आता है? विच, है ना, क्या आएगा? विच। तो इसका आंसर हो जाएगा ये A1, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक मतलब लुका छिपी खेलना, ठीक है ना। हाइड एंड सीक गेम खेल रहे, कौन खेल रहे? रोहन, डेविड एंड राम। दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम को चुनिए। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो इसमें जो रोहन है ये मतलब ये यहाँ पे क्या आएगा? कोमा आएगा कि पूर्ण विराम आएगा, अल्प विराम आएगा, क्या आएगा? तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोमा आएगा, क्योंकि रोहन के बाद डेविड का भी नाम लिखा है, तो इस तरह के शब्दों के बीच में हम क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन हाउ यू बीन। दिए गए प्रश्न में सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, तो हाउ यू, इसका आंसर क्या होगा? आपसे कोई पूछेगा हाउ हैव यू बीन मतलब आप कैसे हो, कैसे का मतलब क्या होगा? हम क्या बोलेंगे? हम अच्छे हैं। आप कैसे हैं? तो क्या होगा? वेरी वेल। एंड यू, भाई आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? यही तो हम बोलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 70 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ गिवन क्वेश्चन। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन,
सही प्रतिक्रिया चुने। व्हेन डिड एक्सीडेंट हैपन, मतलब ये क्या होगा, व्हेन का मतलब होता है कब, है ना, कब, मतलब ये टाइम पूछ रहा है, तो टाइम का आंसर क्या होगा, टाइम में ही दिया जाना चाहिए। तो टाइम में आंसर कौन सा है यहाँ पे, ये एक ही ऑप्शन है ना, 10:30 लास्ट नाइट। भाई किसी ने पूछा कि एक्सीडेंट कब हुआ, तो हमने बोला कि 10:30 लास्ट नाइट, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। आई वाज चाइल्ड, ये वाज वर्ब क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो जब ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा। पास्ट मतलब अगर ये वाला सेंटेंस अगर मान लो पास्ट इंडेफिनिट या इंडेफिनिट टेंस होता है तो इधर वाला परफेक्ट टेंस आता है। तो पास्ट परफेक्ट में ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर और प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब दिख रही है। ये रहा हैड लर्नड, तो पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हैड लर्नड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो सिंपल इंग्लिश की ग्रामेटिकल क्वेश्चन है जो एम्प्लॉयबिलिटी का एक हिस्सा है, और एम्प्लॉयबिलिटी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लड़के फेल हो जाते हैं। तो एक मैं बस सारे क्वेश्चन तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से इनको किया जाना चाहिए। करिकुलम विटाई इज ऑल्सो नोन एज, भाई करिकुलम विटाई या करिकुलम वाइट को क्या किस रूप में भी जाना जाता है, तो CV भी बोलते हैं, रिज्यूमे भी बोलते हैं। तो यही रिज्यूमे और CV एक ही चीज़ होता है, ठीक है ना, उसी को करिकुलम विटाई भी बोलते हैं, रिज्यूमे भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंपेरेटिव एडजेक्टिव, योर पेंसिल इज देन माइन। अब देखो इसमें क्या तुलनात्मक रूप से बताया गया है, तो तुलना की हुई, क्या तुम्हारी पेंसिल मेरी पेंसिल से क्या है, या तो छोटी होगी, नुकीली होगी, है ना, ब्लंट होगी, या छोटी होगी, जैसे भी होगी। तो योर पेंसिल इज देन लगा है ना, तो देन लगाने के साथ क्या हो जाएगा, ये शार्प, ब्लंट, थिक। अब इसमें क्या है, ये तीनों तो सिंपल नाउन है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है कि डिग्री का सेकंड फॉर्म है। शार्पर क्या होगा, शार्पर, शार्पेस्ट। तो जहाँ पे तुलना होती है वहाँ पे डिग्री का सेकंड फॉर्म आता है, तो शार्पर आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस वर्ब। इसमें फ्यूचर टेंस की वर्ब लगाना है। वी टू जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट के बाद हम कहाँ जाएंगे, जू में जाएंगे। तो जू में जाएंगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा, वेंट तो होगा नहीं, आर भी नहीं होगा, हेड भी नहीं होगा, विल गो, विल होगा, क्योंकि फ्यूचर की सहायक क्रिया क्या है, विल है, विल और शेल। तो विल और शेल आ जाएगा, क्योंकि हम जाएंगे, ब्रेकफास्ट के बाद जाएंगे, क्या है, फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में एक ही आ रहा है, विल गो, तो दिस विल बी द आंसर, है ना। तो अब ये तो ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो आंसर की आ गई इसकी। तो ये था क्वेश्चन पेपर, एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर था जिसको मैंने आपके सामने एनालाइज करके सॉल्व करके बताया कि किस तरह से सवालों के जवाब दिए जाते हैं। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है, और इसी तरह के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यूट्यूब पर ढूंढेंगे तब भी मिलेंगे, और मैं तो इस पर काम कर ही रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं फिटर के जो इसी की जो 3 इसमें PDF डली हुई है उनका एनालाइज करके आपके इस चैनल पर पोस्ट कर दूँगा। तो आप इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।